Welcome everyone to our next video. From today itself, we are going to start engineering mechanics. This is your lecture number 1. In this lecture, we are going to study resolution of forces, which is our first chapter. We're dealing with first chapter, that is a resolution of forces, or you can say resolution of vectors. If anybody has studied for JEE or NEET, in physics, he or she might have solved the resolutions of vector. This concept is a little bit similar to that. We will see here and we will discuss about it. So without wasting any further time, let's start. So in this video, our first topic with which we will deal is resolution of forces. तो जैसा कि मैंने क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर खूब सारे, ताकि आपको ये अच्छे से समझे। तो गाइस बस आप इतना याद रखें कि अगर आपको ऐसा कोई एरो दिखता है तो वो वर्टिकल प्लेन या वर्टिकल फोर्स होता है, और जब आपको ऐसा फोर्स दिखता है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है। आफ्टर दैट नाउ डील विथ सम क्वेश्चंस। तो ये तो गाइस मैंने डायरेक्ट रिजोल्यूशन कर दिया है। अगर आपको इसका क्वेश्चन आएगा तो वो इस टाइप से आएगा कि आपको एक ऐसा इंक्लाइंड फोर्स दिया रहेगा और उसका एक्स एक्सिस के साथ जो डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन रहेगा वो रहेगा 30 डिग्री, और आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फाइंड द रिजोल्यूशन और रिजॉल्व द गिवन फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो आपको फिर इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा आपको एक उसका वाई एक्सिस में एक आपको कंपोनेंट बनाना होगा और एक आपको एक्स एक्सिस में एक कंपोनेंट बनाना होगा। तो अब इतना याद रखें कि आपका साइन और कॉस आप कैसे कैसे असाइन करेंगे फोर्स के साथ। तो जिस एक्सिस के साथ भी आपका डिग्री दिया रहेगा, जिस एक्सिस के साथ भी आपका डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन दिया रहेगा, वो एक्सिस को आपको कॉस अलाइन करना है। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री। In similar way, we can also solve this question like this manner. अगर आपको यहाँ पर y एक्सिस के साथ 60 डिग्री दिया गया है तो आपको यहाँ पर 10 cos 30 डिग्री लिखना पड़ेगा। अब अगर आप ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका जो f ऑफ y और f ऑफ x जो भी आएगा वो सेम आएगा। सो ये वाला क्वेश्चन था जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। आफ्टर दिस वी हैव एन अनदर क्वेश्चन। अब जैसे कि देखिए गाइस, ये तो एक टाइप का हो गया क्वेश्चन। अब आपके पास और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि अनदर टाइप क्या है इसका, आपको एंगल ढूंढना है स्लोप से। स्लोप से व्हाट डू मीन बाय स्लोप? तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एंगल ना देकर इन्होंने यहाँ थीटा दिया है और ये हमको एक स्लोप दे दिया है। तो आप अगर ऐसे क्वेश्चन को डील करना है तो ये भी तो एक इंक्लाइंड फ्लोर्स ही हुआ, बट इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें नहीं पता, बट वी कैन फाइंड इट यूजिंग द स्लोप मेथड। तो स्लोप मेथड क्या है, आपको इस क्वेश्चंस के लिए थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, जो कि आपने अपने नॉर्मल यू कैन से नॉर्मल स्टैंडर्ड्स में सीखा ही रहेगा। तो ये वाले क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हैं, अगर मैं ये इसको यू कैन से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं थीटा अज्यूम करता हूँ तो इसके लिए जो 6 रहेगा वो मेरा अपोजिट रहेगा। वेट अ सेक। तो ये जो 6 रहेगा मेरा 6 वो इसके लिए अपोजिट रहेगा, और ये जो 5 रहेगा वो इसके लिए एडजेसेंट रहेगा। तो आपको बस कुछ नहीं, कैलकुलेटर में tan इनवर्स 6/5 की वैल्यू निकालनी है, जो कि आपको 50.19 मिलेगा। और फिर आपको उसके बाद, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये आप ये देखिए, ये मैंने एक्स एक्सिस के साथ ये 50.19 डिग्री बना दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बोला था कि जिस एक्सिस के साथ यू कैन से हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहेगा वहाँ पर कॉस आएगा। तो एक्स एक्सिस के साथ है तो ये 25 cos 50.19 होगा और ये 25 sin 50.19 होगा। सो ये था आपका रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। अब रिजोल्यूशन के बाद जो बात आती है वो हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन से टाइप के वो क्वेश्चंस रहेंगे अब हम थोड़ा वो देख लेते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चंस अपने स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। आपको पहला क्वेश्चन है, फाइंड मोमेंट ऑफ
50 न्यूटन एंड 75 न्यूटन, ऑल्सो फाइंड एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। तो अब जैसा कि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन। आपको यहाँ पर एक 60 न्यूटन का फोर्स है, एक 50 न्यूटन का फोर्स है और एक 75 न्यूटन का फोर्स है। अब आपको ए से इन दोनों ही फोर्सेस का 50 और 75 का डिस्टेंस दिया है कि 52 मीटर पे है और 75 3 + 2 दैट इज़ 5 न्यूटन पे है, सॉरी 5 मीटर पे है। तो अब लेकिन यहाँ पर एक इंक्लाइन फोर्स है जो कि है 60 न्यूटन का, ये 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। तो आपको इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, यू कैन से 60 cos 30 में एंड 60 sin 30 में। तो अब cos कौन होगा, फिर sin कौन होगा, तो फिर ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, जिस एक्सिस के साथ भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो आपका cos होगा और उसके अपोजिट वाला एक्सिस आपका sin होगा। सो अब हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस मैंने एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या किया, जो भी राइट साइड के फोर्सेस हैं एक्स डायरेक्शन में, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को मैंने पॉजिटिव माना है और जो भी लेफ़्ट साइड जाने वाले हैं उनको नेगेटिव माना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पूरे डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस में है और वो भी लेफ़्ट साइड जा रहा है, जैसे कि ये 60 cos 30 आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड जा रहा है ना कि राइट साइड। तो इसकी वजह से ये माइनस में आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स हमारा माइनस में होगा 51.961। उसके बाद एफ ऑफ वाई के लिए जो भी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो अब अगर आप ये डायग्राम को ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 75 न्यूटन वाला फोर्स अपर साइड जा रहा है और उसी तरीके से आपका और सिमिलर 50 न्यूटन वाला और 75 न्यूटन वाले फोर्सेस पे आप थोड़ा ध्यान दें, साथ में 60 sin 30 वाले फोर्स पे भी ध्यान दें, बिकॉज इन्हीं तीन फोर्स वाई एक्सिस में जा रहे। तो हमें इन्हीं को सॉल्व करने का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद हमें एक और क्वेश्चन पूछा था उसने कि हमें यहाँ पर सिर्फ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई ही नहीं कैलकुलेट करना था, बट 50 न्यूटन और 75 न्यूटन के लिए हमें मूवमेंट भी कैलकुलेट करना था, जो कि अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और मैंने कर दिया है। तो अब बेसिकली मूवमेंट के लिए आपको क्या देखना है ना गाइस, अगर आपको मूवमेंट कैलकुलेट करना है तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा वो फोर्स हमारा निगेटिव होगा। बट अब हम यू कैन से क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है वो कैसे पता करें, तो उसके लिए आप बेसिकली अपने थंब और इस फिंगर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ए डायरेक्शन, ये ए पॉइंट से मुझे क्या फाइंड करना है कि ये जो 50 न्यूटन फोर्स है और ये जो 75 न्यूटन फोर्स है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप उसके लिए बस अपने आप थंब को यहाँ पर रखें। अब 50 न्यूटन का फोर्स नीचे साइड जा रहा है ना, तो अपने ये वाले इंडेक्स फिंगर को आप उसी डायरेक्शन में मूव करें जिस डायरेक्शन में आपका ये फोर्स जा रहा होगा और ये थंब को आपको वो पॉइंट पे यू कैन से फिक्स करके रखना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है, थंब को फिक्स कर दिया पॉइंट ए पे। अब 50 न्यूटन मेरा नीचे साइड जा रहा है तो मैं अपने इंडेक्स फिंगर को नीचे साइड कर रहा हूँ। तो आप खुद भी ये प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये फोर्स आपका क्लॉकवाइज मूव हो रहा है जिसकी वजह से ये माइनस होगा। एंड फॉर 75 न्यूटन यू कैन सी, अगर मैं ए पॉइंट पर अपना थंब रखूँ और इसको ऊपर साइड लेके जाऊँ इंडेक्स फिंगर को, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। इसकी वजह से मेरा मूवमेंट ऑफ 75 पॉजिटिव आएगा एंड मूवमेंट ऑफ 50 मेरा नेगेटिव आएगा। अब बेसिकली मूवमेंट फाइंड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ढूंढ लिया। बेसिकली उसमें होता क्या है, जो भी आप मूवमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जो भी आपका फोर्स है और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ये अलजेब्रिक समेशन होता है। व्हाट डू मीन बाय अलजेब्रिक समेशन? अलजेब्रिक समेशन में आपको प्लस या माइनस का ध्यान देना पड़ता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने साइन एरर किया तो आपका मूवमेंट रॉन्ग हो जाएगा, तो इसकी वजह से आप थोड़ा ध्यान दें। अगर आपको फिर भी ये मूवमेंट नहीं समझेगा तो कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन आई विल अगेन एक्सप्लेन इट इन मोर डिटेल बाय टेकिंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो अब ये एक क्वेश्चन था, तो हमने मूवमेंट ऑफ यू कैन से 75 निकाल लिया, 50 निकाल लिया, एफ ऑफ एक्स निकाल लिया एंड एफ ऑफ वाई निकाल लिया। हमने सारे के सारे जो भी हमको क्वेश्चन में पूछे थे वो सब हमने उसको
फाइंड आउट कर लिया है। अब जो आपके ये दो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं गाइस, ये आपका PYQs है। ये आपको 2012 में पूछा है एंड ये आपको 2009 में पूछा हुआ PYQ है, तो मैंने ये भी सॉल्व कराया है। अब जो 2012 वाला PYQ है ये बहुत ही सिंपल सा है, तो ये आप लोग खुद से थोड़ा ट्राई करें। अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो बट मैंने इसका भी यू कैन से बेसिकली हिंट तो दे दिया है कि क्या कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन वाला डायग्राम था और ये मैंने उसका एकदम रिजॉल्व डायग्राम बनाया है। यू कैन से अगर पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सबसे पहले उनका रिजॉल्व डायग्राम बनाना होता है। यू हैव टू मेक अ रिजॉल्व डायग्राम ऑफ द गिवन डायग्राम इन क्वेश्चन. After that you have to follow certain steps, like you have to find f of x, then f of y, then resultant, and you have to also find theta, whose formula is tan inverse f of y upon f of x. Because now we will ask why we are calculating here r and theta. In the above question we have not find that. So guys, just see on the question. In above question it is not there that find the resultant, but in this question we have to ask that find the resultant of force. So for finding resultant we have to find r, whose formula is under root fx square plus fy square, and we have to find theta, whose formula is tan inverse fy upon fx. So basically guys, I have not calculated here theta. This question is homework for you. I have written here all the answers of r, fx and fy. You can refer this answer to check your method. So now move to the next question. So the next question is find force P and Q such that r is 0. So guys, please note this question is very important. Because हमें यहाँ पर P and Q निकालना है, हमें रिजल्टेंट 0 दिया है। r equals to 0 means resultant is equals to 0, and if resultant is 0, we have seen the formula of r, that is fx square and fy square will be equal to 0, that is f of x is equals to 0 and f of y is also equals to 0. So for finding P and Q we can easily find using the two conditions, that is f of x equals to 0 and f of y equals to 0. So guys, this is the question diagram and this is the result diagram. So f of x equals to 0, our first condition. You have to write this, that the forces which are acting in the right direction of x-axis will be considered as positive, because if you will not assign the direction then the examiner will not consider your answer, he will give you directly 0. So f of x is equals to 0. So as you can see 30 Newton is going left, so it will be minus. 40 cos 60 is going right. Q cos 20 is also going right, so both these forces will be positive. So now after solving it we will get Q cos 20 equals to 10. So find value of cos 20 and then divide the value of cos 20 to 10. So we will get Q equals to 10.638 Newton, which will be acting in the rightward direction. After that, as we have got Q, now we will move to find P. So for P, we will consider f of y equals to 0. So in this also you have to assign the direction of force, that whom you are considering positive or negative. As I have written here that I am considering the forces which are going upward as positive. So you can see 50 is going upward, P is going downward, so 50 will be plus and P will be minus. Similarly this 40 I have not written here guys, because I have very much less space here. So here it is 40 sine 60, so 40 sine 60 is also going upward, so it will also be positive. And the Q sine 20 is going downward, so it will be negative. After solving these in calculator you will get P equals to 81.002 Newton, whose direction is upwards. So this is all guys. I hope that you like the video, you understand the questions which I have taken, and if you find any difficulty you can ask me in the comment section. If you want more questions to be taken on any of the particular topic, you can write that in the comment section. I will take into consideration. Thanks for watching.